हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा टॉपिक है विसंस्कृतिकरण। देखिए, विसंस्कृतिकरण संस्कृतिकरण के उलट है। कहते हैं संस्कृतिकरण में आपने जाना होगा कि संस्कृतिकरण में ये होता है कि हम निम्न जाति के जो व्यक्ति होते हैं उच्च जाति के रहन सहन को अपना लेती हैं, लेकिन यहाँ पर विसंस्कृतिकरण में उलट होता है कि यहाँ पर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विसंस्कृतिकरण ये संस्कृति से अलग हो गई। तो देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जाति समूह को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन संस्कृतिकरण में हमने देखा था कि एक निम्न जाति के लोग जो है उच्च जाति के रहन सहन, खान पान, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। लेकिन विसंस्कृतिकरण इसका उल्टा है कि यहाँ पर एक जाति से उसकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और यह प्रभुशाली समूह की संस्कृति का विनाश भी है और प्रभुशाली समूह की संस्कृति द्वारा उसका प्रतिस्थापन भी है। तो देखा जाए विसंस्कृतिकरण इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपनी संस्कृति का विनाश हो जाता है इसमें और प्रभुशाली संस्कृति की जो है प्रतिस्थापना हो जाता है। यानी एक संस्कृति का विकास होता है तो एक संस्कृति का अंत होता है। अगर मान लीजिए उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति को अपना लेते हैं, निम्न जाति के लोग उच्च जाति को अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति का तो हर्ष हुआ ही हुआ, एक संस्कृति का लोस तो होना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी जाति अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं जाते हो, कहीं रहने लग जाते हो, आपका संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन आप उस संस्कृति के वहाँ के लोगों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो और आप क्या करते हो कि लोग भी आपको जो है घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और आपको भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपनी रीति रिवाजों को छोड़ के जो है उनकी रीति रिवाजों को अपना लेती हो। तो देखा जाए तो अपनी रीति रिवाजों को छोड़ना ही विसंस्कृतिकरण कहलाता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से संस्कृति देखे हैं जहाँ पर लोग चाहे ऊंचे से ऊंचे समाज में चले गए हों लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए और विसंस्कृतिकरण में यही होता है कि अपनी संस्कृति को छोड़ के, विनाश करके हम दूसरे की संस्कृति की जो है प्रतिस्थापन कर लेते हैं। अधीनस्थ जातीय समूह की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों को पूरी तरह से बदलने के व्यापक लक्षण के कारण विसंस्कृतिकरण एक धीमी प्रक्रिया है और ये देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण जो है एक धीमी प्रक्रिया है। कारण क्या है कि इसमें संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज को हम पूरी तरह से नहीं बदल सकती, ये बदलता है समय के साथ और धीरे धीरे। इसमें हम जो जल्दबाजी करें तो ऐसा संभव नहीं है कि हम कोई चीज़ को लिए अपने आप को हम बदल दिए। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो है धर्म जो है अंतरण कर लेते हैं, यानी धर्म को बदल लेते हैं। तो इसमें यही बात होता है कि वो अपनी धर्म को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती और ये इसलिए धीमी प्रक्रिया है। अगर हम किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको दूसरे धर्म को समझने में, उसके आदतों को अपनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हम डायरेक्ट उस चीज़ को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण के जो लक्षण होते हैं वो धीमी प्रक्रिया है, इसको हम जो है एकाएक नहीं बदल सकते। इस शब्द को अक्सर आत्मसत्करण और संस्कृतिकरण के साथ भ्रमित भी किया जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विसंस्कृतिकरण को जो है आत्मसात्करण और संस्कृतिकरण के साथ काफ़ी टाइम में भ्रमित किया गया है। यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का साफ अर्थ है कि आप अपने भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हो और ये छोड़ के दूसरे में चले जाती हो। अपने संस्कृति को छोड़कर दूसरे संस्कृति में जाने की प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहते हैं। लेकिन अपना ही संस्कृति को लोस कर देना, हर्ष कर देना विसंस्कृतिकरण कहलाता है, क्योंकि आपने अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति को अपना लिया है, क्योंकि ये आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उसको विसंस्कृतिकरण
कहते हैं। अब चलिए इसका अवधारणाएं देखें क्या है। अब देखिए हमारे समक्ष कुछ यहाँ पर विसंस्कृतिकरण के तरीके आए हैं कि कैसे लोग जो है संस्कृतिकरण को त्याग देते हैं, मजबूर होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड तो यहाँ पर यही आता है, संपादन करना। विसंस्कृति के तरीकों में संपादन के द्वारा भी हो सकता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण भी हो सकता है, प्रभुशाली समूह की शिक्षा देने से मना करने से भी हो सकता है। अगर प्रभुशाली समूह जो है आपको शिक्षा देने से मना करता है तो भी विसंस्कृतिकरण देखने को हमें मिल सकता है। भाषा का जबरदस्ती प्रतिस्थापन करना। आपने देखा होगा कि जो आपके लैंग्वेज होता है, लोग आपको उसी लैंग्वेज को तिरस्कार नज़रों से देखते हैं, तो आप भी क्या करते हो, उनके लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो। तो भाषा का जबरदस्ती प्रतिस्थापन करने के से भी विसंस्कृतिकरण स्थापित होती है। इवन देखा जाए तो स्कूल में श्रेष्ठ संस्कृति का पाठ्यक्रम, आपने देखा भी होगा कि हम जिस क्षेत्र में चले जाएं उस क्षेत्र में अपना एक भाषा होता है और उसको पढ़ाने का जो है लाजमी बना दी जाती है, यानी ज़रूरी बना दी जाती है। तो इससे भी होता है कि स्कूल में श्रेष्ठ संस्कृति का पाठ्यक्रम, कहते हैं संस्कृति का जो है पाठ्यक्रम करना भी विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है कि आपको जो है ज़बरदस्ती उस चीज़ को पढ़ाया जाता है जो आप नहीं पढ़ना चाहते हो। कई जगह तो बच्चे मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो दिमाग चकरा जाता है। कहते हैं बच्चे जो हम ज्योमेट्री के सवाल करते हैं जीवन में कहाँ काम आते हैं। तो बच्चों को ये सब बातों का अवगत कराना बड़ी कठिनाई होती है। कहते हैं कि आम व्यक्तियों के लिए ज्योमेट्री के जैसे जो होते हैं उनको तो कहीं उनको आता ही नहीं है, फिर भी उनके सिलेबस में होता है। लेकिन देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं प्राथमिक शिक्षा हर बच्चों को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो कि आपके मन में भी उठते रहते हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। विसंस्कृतिकरण जो है स्कूलों में श्रेष्ठ संस्कृति पाठ्यक्रम को अंतर्गत भी रहती है। इवन देखा जाए तो प्रशिक्षित प्रभुशाली समूह से भी होता है कि मान लीजिए कोई काफ़ी शिक्षित है और प्रभावशाली है, तो वो जो है अपनी संस्कृति दूसरे बच्चों को ही पढ़ाने की कोशिश करती है। और ये शिक्षा में किस स्तर पे भी देखने को मिला है। अगर आप देखिए जैसे जैसे आप स्कूल में जाइएगा, चाहे वो हिंदू का स्कूल हो, चाहे मुस्लिम को चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का, चाहे जैन का हो, पहले वो अपने धर्म के बारे में ही आपको अनुसरण करवाएंगे। और ये ऐसे स्कूल में भी होता है। स्कूल जिस धर्म से रिलेटेड होती है उसी प्रकार के प्रावधान भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का साफ आप उदाहरण देख सकते हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जैसे जिस स्कूल में हम जाते हैं उसी प्रकार की हमें जो है शिक्षा दी जाती है, उसी तरह के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो पाठ्यक्रम में प्रभुशाली समूह की संस्कृति से बचाना होता है कि आपको अपनी संस्कृति को बचाना है और इसमें आपको बहुत समय लग जाती है या आप अपनी संस्कृति बचा भी नहीं पाते हो। तो यहाँ पर विसंस्कृति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मजबूरन आपको दूसरी संस्कृति में जाना पड़ता है, तो ये विसंस्कृति के अंतर्गत आता है। आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, परसंस्कृतिकरण। परसंस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सभी एग्जामों के लिए और इसको समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। कहते हैं परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण साफ शब्दों में देखा जाए तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिकरण की परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समाज को प्रचलित संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि परसंस्कृतिकरण जो होता है दो संस्कृति जब आपस में मिलती है। देखिए संस्कृतिकरण का मतलब समझे थे कि एक संस्कृति जो होती है नीच जात के लोग जो होते हैं उच्च जात की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करती हैं, और हमने विसंस्कृतिकरण का मतलब होता है कि मजबूरन हमें दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि हम उस संस्कृति में अपने आप को नहीं रह सकती। लेकिन परसंस्कृतिकरण जो होता है आपकी संस्कृति और जो दूसरे का संस्कृति है दोनों में संतुलन स्थापित करना, यानी आप अपने संस्कृति से भी संतुष्ट हो और आगे चल के दूसरे की संस्कृति को भी ग्रहण करो। तो परसंस्कृतिकरण इस बात की तरफ इशारा करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है दूसरे संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए
दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब दो संस्कृति आपस में संतुलित होगी तो उससे जो नई संस्कृति बनेगी वो होगी परसंस्कृतिकरण। परसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक नई संस्कृति में रखे जाने के परिणाम स्वरूप या जब किसी अन्य संस्कृति के किसी के पास लाया जाता है तो एक नए संस्कृति वातावरण को अपनाता है, यानी वो दूसरे संस्कृतिकरण को अपनाता है और अपने संस्कृति में भी वो निहित रहता है और अपने समायोजित भी करने की कोशिश करता है, इसे प्राप्त भी करता है और समायोजित भी करता है। एक विभिन्न संस्कृति के व्यक्ति अपनी परंपराओं जैसे अधिक प्रचलित संस्कृति के पहलुओं में भाग लेकर खुद को नई जो अधिक प्रचलित संस्कृति में शामिल करने का प्रयास भी करता है। यानी देखा जाए तो नई अधिक प्रचलित संस्कृति में अपने आप को जो है शामिल करने का यत्न करता है, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कृति मूल्य और परंपराओं पर कायम रहती हैं। यानी आप दूसरे की संस्कृति तो अपना लोगे लेकिन अपनी संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाओगे। और इन दोनों के जो संस्कृति अपनाए हुए व्यक्ति होते हैं वो परसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आते हैं। प्रचलित संस्कृति के भक्तों और संस्कृतियों को आत्मसात करने वाले दोनों में संस्कृति के प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समूह स्तर पर संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक प्रथाओं, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य समाज संस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। व्यापक संस्कृति से परिचित होने वाले लोगों को भोजन, कपड़े, भाषा भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आपका भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, कपड़े का भी और भाषा भी अपना आपका चेंज हो जाता है। लेकिन आप पूरी तरह से अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हो, पूरी तरह से अपने भोजन को नहीं छोड़ते हो, अपने कपड़े को नहीं छोड़ती हो। तो यही परसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और ये सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात रहती है। देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया को संदर्भ करती है, जिसके द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति व्यापक मेजबान संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृतियों के दृष्टिकोण व्यवहार को मिश्रित करते हैं। यानी देखा जाए तो परसंस्कृतिकरण के अंतर्गत जो है जो दूसरा व्यक्ति होता है व्यापक तौर पर मेजबानी करता है संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृति के दृष्टिकोणों को व्यवहारों को मिश्रित करता है और इस प्रक्रिया को दैनिक व्यवहार में बदलाव के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण में कई बदलावों से जोड़ा गया है कि दैनिक व्यवहार में हमें बहुत चीज़ों को जो है बदलना पड़ जाता है और ये मानसिक तौर पे होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे होता है और इवन शारीरिक कल्याण के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। क्योंकि संस्कृतिकरण का उपयोग प्रथम संस्कृति सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। संस्कृतिकरण तो जनरल सी बात है, प्रथम संस्कृति सीखने के लिए किया गया है, लेकिन संस्कृति संकरण और द्वितीय संस्कृति सीखने के रूप में माना जा सकता है। आज के समाज में आमतौर पर देखी जाने वाली सामान्य परिस्थितियों में संस्कृति संकरण की प्रक्रिया आमतौर पर कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होती है। यानी देखा जाए तो संस्कृति संकरण की प्रक्रिया जो होता है कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होता है, यानी एकाएक नहीं होता है, इसमें समय लग जाती है। संस्कृति संक्रमण के कुछ उदाहरण में शारीरिक बल देखा जा सकता है, जिसके कारण यह अधिक तेजी से घटित हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया का मुख्य घटक नहीं है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सामाजिक बदलाव या अधिक प्रचलित मेजबानी संस्कृति के निरंतर संपर्क के माध्यम से होता है। देखिए, परसंस्कृतिकरण के अंतर्गत देखें तो कहते हैं जब तक हम दूसरे संस्कृति के निरंतर जो है टच में नहीं जाएंगे, उनके दबाव में नहीं जाएंगे, तब तक जो है जब तक हम संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने संस्कृतिकरण के 100 से अधिक विभिन्न सिद्धांत विकसित किए हैं। देखा जाए तो संस्कृतिकरण के 100 से अधिक सिद्धांत हैं, लेकिन संस्कृतिकरण की अवधारणा अध्ययन केवल 1980 से वैज्ञानिक रूप में किया गया है, क्योंकि इसे मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और क्षेत्र के अलग अलग समय पर देखा गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के रूप में इसकी परिभाषाएं क्या दी गई है। समाजशास्त्र में देखें तो संस्कृति प्रक्रिया के तत्व का वर्णन करने के लिए कई सिद्धांत का विकास किया गया है।
और इसी कई परिभाषा सामने आई है। परिभाषाओं और सबूतों के बावजूद कि संस्कृतिकरण में परिवर्तन की दो तरफ प्रक्रिया शामिल है। एक है अनुसंधान सिद्धांत ने मुख्य रूप से प्रमुख बहुमतों के साथ उनके संपर्क के जवाब में अप्रभावियों, शरणार्थियों और स्वदेशी लोगों जैसे अल्पसंख्यकों द्वारा किए गए समायोजन और अनुकूल पर ध्यान केंद्रित भी किया है। समकालीन अनुसंधान ने मुख्य रूप से संस्कृतिकरण की विभिन्न राजनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और संस्कृतिकरण में विभिन्न व्यक्तियों को कैसा प्रभावित करता है और इस प्रक्रिया को समान बनाने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है समाजशास्त्रों में कि यहाँ पर देखा जाए तो इनका अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि कारण यही बनता है कि हम उनके संपर्क में जब जाते हैं, जो प्रवासी होते हैं, शरणार्थी होते हैं और स्वदेशी लोग होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं, तो जर्नल सी बात है हमें अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उनके जैसे बहुत सी चीज़ें जो है हम ग्रहण कर लेती हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम पर संस्कृति के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो ये साफ करता है कि पश्चिमी सभ्यता का इतिहास और विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बड़े पैमानों पर संस्कृतिकरण यानी संस्कृति संकरण के पैटर्न द्वारा प्रभावित किया गया है। यानी बहुत से यूरोपियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास ने इस बात को जो है प्रभावित किया है। संस्कृतिकरण के सबसे उल्लेखनीय रूपों में एक समाजवाद है, जो प्रत्येक संस्कृति परिवर्तन का सबसे आम जनक है। हालांकि ये संस्कृति परिवर्तन सरल लग सकते हैं, संयुक्त परिणाम मजबूत और जटिल दोनों हैं, जो मूल्य संस्कृति और मेजबान संस्कृति के समूहों और व्यक्तियों दोनों को प्रभावित करते हैं। पिछली 5 शताब्दी के दौरान दुनिया भर में पश्चिम यूरोपीय लोगों के विस्तार के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञानी, इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने लगभग विशेष रूप से उपनिवेशवाद के संदर्भ में प्रभु के साथ संस्कृतिकरण का अध्ययन भी किया है। तो देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर संस्कृतिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और पर संस्कृतिकरण का मतलब ही होता है कि हम दोनों ही संस्कृतियों में अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो उदारीकरण हो, वैश्वीकरण हो या आपके समक्ष जो है औद्योगिकरण हो, सभी रहेंगे। तो आपको इसके लिए बने रहना होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियो आपको समय रहते मिलते रहें, तो आपको मुझे भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जितना आप प्रोत्साहित कीजिएगा उतना ही आपको वीडियो यहाँ प्राप्त होता रहेगा। और प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि जितना हो सके शेयर करना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही मकसद है कि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चों को सही ज्ञान का प्रकाश पड़े। और इसी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमें देश को बदलना है, सच्चे बात करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ख़त्म होता है। लेकिन अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसमें हर चीज़ जो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, जो आपके सिलेबस में होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसको सेव कीजिए, देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।